जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त तंदुरुस्त वीआईपी हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10 का अनसॉल्व पेपर 2024 का पहला सेट हम लोग देखते हैं। ठीक, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जरा एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और मैं जरा सेट कर ले रहा हूँ कमेंट वमेंट, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन रहते हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। क्लास 10 का जो विज्ञान है, क्या क्लास 10 का विज्ञान का सेट पहला 2024 का, वही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन ये स्क्रीन पर धड़ाक दे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। किसका बात कर रहा है? दर्पण का। तो जब भी दर्पण से बात करें तो उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब कब बनता है? तो दो केस में बनता है। देखो, एक कब बनता है, ये मान लीजिए क्या हो गया आपका उत्तल दर्पण हो गया। तो एक तो ये ध्रुव पर रहेगा, मतलब एक अनंत पे रहेगा, और दूसरा फोकस और ध्रुव के बीच। क्या कह रहा है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच नहीं, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच नहीं, ध्रुव तथा फोकस के बीच हाँ। कह रहा है कभी भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। नहीं, ऐसे कैसे कभी पे बन जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? बी। अब याद रखिएगा, आया है तो मैं ये भी बता दूं, ये क्या है? ये है उत्तल दर्पण। पहला के प्रतिबिंब कब बन रहा है? जब वस्तु कहाँ है? अनंत पर। कहाँ है? अनंत पर। और यहाँ प्रतिबिंब बन कैसा रहा है? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा रहता है? सीधा। ठीक, दूसरा केस क्या हो रहा है? अनंत, देखो ये अनंत व ध्रुव के बीच। क्या? अनंत व ध्रुव के बीच। तो मैं क्या बता रहा था? देखिए, जब भी प्रतिबिंब, कहाँ गया जी, जब भी वस्तु कहाँ इनफाइनाइट और ध्रुव के बीच रखी जाए, तो ये देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस और ध्रुव के बीच। तो यहाँ क्या कह रहा था? पहले का क्या होगा? ये एक तो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ? फोकस पे, दूसरा बन रहा है फोकस और ध्रुव के बीच। ये अच्छा, यही अगर अवतल होता तब क्या करते हैं? अवतल में 6 केस रहते, 6 है ना, अवतल में 6 केस रहते हैं। एक तो जब अनंत पर रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। दूसरा, जब अनंत से एक स्टेप इधर लाएंगे तो प्रतिबिंब भी एक स्टेप इधर हो जाएगा, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु है तो प्रतिबिंब भी देखो कहाँ है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा, वस्तु हम रख दिए वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बना। अब चौथा, वक्रता केंद्र से हम एक स्टेप और इधर ला दिए वस्तु को और प्रतिबिंब एक स्टेप और उधर चला जाएगा। यानी ये देखो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखें, प्रतिबिंब कहाँ बन गया? फोकस और ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अब एक स्टेप और घसका के फोकस पे रख दो वस्तु। देखो, वस्तु कहाँ रख दिया? फोकस में। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पे। एक स्टेप और घसका के उधर ले जाओ, कहेगा हाँ अब हम घसकेंगे नहीं, अब हम ये पलटी चले जाते हैं। तो जब भी एक केस केवल याद रखना, कब? जब हम एफ व पी के बीच ऑब्जेक्ट रखते हैं तब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। बाकी सभी केस में रहता है वास्तविक। बाकी जितने 5 हैं सब में क्या है? वास्तविक। और आभासी कब बनेगा? जब भी हम वस्तु रखेंगे ध्रुव और फोकस के बीच। ये अवतल का केस है। किसका? अवतल का। तो उत्तल दर्पण से 2 तरह के प्रतिबिंब, उत्तल लेंस से 6 तरह के प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से 6 तरह के प्रतिबिंब, अवतल लेंस से 2 तरह के प्रतिबिंब। दर्पण में जो होता है लेंस में उसका उल्टा कर देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर। अब बताओ, किसी को कुछ पूछना था इसमें? नहीं, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है तो वह क्या होता है? अभिलंब यानी एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाए तो वो अपने रास्ते से तनिक टेढ़ हो जाती है, इसे सीधा जाना रहता है, टेढ़ हो जाती है, इसी को कहते हैं अपवर्तन। अब देखो, यहां ये याद रखना। क्या याद रखोगे? जब भी, रुक जाओ भाई, ये कहाँ हो गया है? चलो देखो, दिखाई दे रहा है? या आ जाओ इधर, ही आ जाओ। हाँ, तो याद रखना, क्या? जब भी विरल माध्यम से सघन में जाओगे तो क्या होगा? जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की ओर जाएगी। इधर जा रही है अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर। और यहां देखो, सघन से कहां चला गया? विरल में। तो कहां चला जा रहा है? अभिलंब से दूर। तो यहां क्या कह रहा है? कह रहा है कि दूर, अभिलंब से दूर जाती है। तो कहां जा रहा था? सघन से विरल में। तो क्या होगा? ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब भी विरल से सघन जाएगा तो अभिलंब की ओर, और सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर। ये याद रखना।
ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला ये देखते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में अब यहाँ थोड़ा न्यूमेरिकल, चलो भाई न्यूमेरिकल है तो क्या हुआ, देखा जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 15 सेमी। चलो बहुत सही, तो एफ बराबर कितना है 15 सेमी। और क्या कह रहा है, इससे 30 सेमी की दूरी पर वस्तु रखा जाए, u बराबर होता है 30 सेमी। अब यही एक बात याद रखना, अगर कहीं उत्तल है, क्या उत्तल, तो इसके लिए f पॉजिटिव होगा, u नेगेटिव होगा, और v r ये सब पॉजिटिव, ये सब क्या होंगे पॉजिटिव, m भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर अवतल है तो अवतल के लिए जितने भी रहेंगे f u क्या u r m ये सब के सब निगेटिव, जो भी है ये कभी पॉजिटिव हो सकता है कभी निगेटिव, लेकिन इसके लिए सब के सब पॉजिटिव, u को छोड़ उत्तल के लिए, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण, आई डोंट मतलब। तो क्या कह रहा है, लेंस कहाँ लिखा था, कहीं लिखा था, हाँ यार लेंस लिखा है। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u। चलो सॉल्व करते हैं इसी पे। तो 1/15 f का मान है, v का मान दिया नहीं है, माइनस u का मान है -30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1/15 बराबर 1/v और प्लस 1/30। अब इसी 1/30 को उधर कर दोगे तो ये प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 1/15 माइनस 1/30 बराबर 1/v। देखो 30 एक का 30 माइनस 15 एक का 15 और 15 क्या 45, तो ये क्या आ गया 1/v। अच्छा इसको जब काटोगे तो 45 में से 15 गया 15 बचा, और ये कितना बचा, मतलब 30 में से 15 गया 15 बचा, और ये आ जाएगा 1/v। 15 त्या 45 यानी 1/30 बराबर 1/v। तो यहाँ v बराबर क्या आ जाएगा 30 सेमी, क्या आ गया 30 सेमी। अब ध्यान देना, यहां जब भी देखो u भी कितना दूर है, बोलो कितना दूर है, बहुत सही, u है 30 सेमी पर और v भी है 30 सेमी पर। अब यहाँ 30 पहले में भी है दूसरे में भी, पहले में क्या कह रहा है, वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, वस्तु की ओर, ठीक है, और दूसरा कह रहा है वस्तु के दूसरी ओर। और देखो ये किसका बात कर रहा है, लेंस, और लेंस में हमेशा प्रतिबिंब ए पलटी, इधर क्या बनेगा प्रतिबिंब, क्या बनता है प्रतिबिंब, ज्यादा करके मोस्ट ऑफ द केस में, और उधर क्या बनेगा, बोलो भैया उधर वस्तु रखेंगे। अच्छा वास्तविक बनेगा, ये कह रहा है, बहुत सही। दोनों की जब स्थिति समान है, ये भी 30 सेमी पर और ये भी 30 सेमी पर, तो याद करो जब 2f पर, कहा 2f1 पर वस्तु रखी जाती है तो ये बनता कहाँ है 2f2 पर, कहाँ बनता है 2f2 पर, दोनों की डिस्टेंस समान होती है, तो ये क्या हो जाएगा 30 सेमी वस्तु के दूसरी ओर, वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। आप लोग बताओ कोई दिक्कत इतने में, यहां तक किसी को कोई परेशानी, 1 मिनट जरा मैं देखते हुए चलूं भाई, कोई कमेंट वमेंट, चलो हो गया, बहुत सही, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये वही दिखाया जा रहा है कहाँ कहाँ वस्तु बनी, मतलब प्रतिबिंब उसका बनता है। देखो जब भी, कहा एक और होगा ना, हाँ इसको भी लिया लो, चलो आ गया ए। तो देखो पहला, अगर हम उत्तल में देखें, उत्तल लेंस में, तो ये देखो 6 केस हैं। अगर हम वस्तु अनंत पे रखे हैं तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पे, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पे, वस्तु 2f से परे, तो ये सब दिया गया है, अपना आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये अवतल के केस में 6 ठो, और ये तल के केस में, नहीं वो उत्तल के केस में, ये अवतल के केस में, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ जो उत्तल है यही है, तो इसमें 2 ही केस बनते हैं, एक तो यहाँ रख दो कहाँ इनफाइनाइट पर, दूसरा इनफाइनाइट और ऑप्टिक के बीच, ये पहला केस ये दूसरा केस। लेकिन उत्तल में क्या होता है, ये है इनफाइनाइट एक केस, ये है 2 केस, ये है 3 केस, ये है 4 केस, ये है 5 केस, ये है 6 केस। तो देखिए एक तो यहाँ ये क्या होता है 2f1, ये क्या है, ये है f1, तो ध्यान दीजिएगा ये है इसका O यानी ऑप्टिक सेंटर। तो जब भी अनंत पे रखते हैं
तो ये इस साइड आ जाता है, इधर भी बनता है, ये है F2 और इधर है ये 2F2। तो ये इसी टाइप के बनेंगे। तो उत्तल में कितने? 6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और अवतल में 2। ये केस बनते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है, एक सर जी ग्रुप में शेयर कर दें, ग्रुप में शेयर कर दें, अनसॉल्व सॉल्व करा थी, लाइव ले थी। नोटिफिकेशन गा हो आपकी ना। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, मान लीजिए ये कोई प्रिज्म है, इधर से जब भी प्रकाश गुजरता है तो कह रहा है निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग कौन होता है। मतलब यहां से सबसे दूर कौन जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये देखिए, देख रहे हैं, इसमें आपको पता चल जा रहा होगा सबसे दूर कौन जा रहा है। देखिए, इसमें सबसे दूर जाता है रेड। कौन? रेड। ये बगल हो जाओ जी। क्या याद रखेंगे? रेड। यानी ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, पहला ही, कौन सा? लाल। यही सही हो जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन की बात की जाएगी अगर, इसका प्रकीर्णन ये क्या होता है? तो प्रकीर्णन का मतलब फैल जाना। अधिकतम प्रकीर्णन होता है अधिकतम बैगनी का, इसका बैगनी का, और न्यूनतम होता है लाल का। तभी तो लाल कलर दूर से दिख जाता है, और खतरा का सिंबल भी कैसा होता है? लाल। देखोगे सिग्नल उग्नल पे बत्ती खतरा वाला रेड कलर, यानी लाल। ठीक, महिलाएं गुस्सा आकर कैसा मुंह बनाती हैं, गुस्सा आएंगी तो लाल लाल हो जाएंगी, तो खतरा का ये सब सिंबल है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये बैगनी के कारण ही देखो, जो ऊपर का आसमान देखोगे नीला दिखाई देता है, तो इसी के बैगनी के कारण ही, यानी प्रकीर्णन के कारण ही प्रकाश के। अगला कहाँ आ गया जी तुम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। देखो भैया, एम्पियर सेकंड, तो आप लोग एक सूत्र पढ़े, Q बराबर IT। पढ़े हो कि नहीं? आई का देखो, Q का मात्रक क्या होता है? कुलाम। क्या? कुलाम। आई का क्या होता है? एम्पियर। क्या? एम्पियर। टी का क्या होता है? सेकंड। यानी इसका आवेश ये है, क्या है? आवेश। आई क्या है? आई है धारा, और टी क्या है? तो टी है टाइम। क्या है? टाइम। तो ये देखिए क्या कह रहा है, एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है? तो ये आवेश का मात्रक है। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्या? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए, ये मस्त क्वेश्चन है, आप ही के लिए लाया गया है। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है एक सेल से R1 R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। प्रतिरोध क्या है? R1 R2 समांतर क्रम में। और क्या कह रहा है? यदि उसमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 I2 हो, तो प्रति सेकेंड उत्पन्न उष्माएं क्रमशः H1 H2 हैं, तो उष्माओं का अनुपात पूछा गया है। बताओ भैया, क्या क्या दिया गया है? गुड इवनिंग सी, वेरी गुड वेरी गुड। देखो यहाँ इसका 6 वाले का क्या हो जाएगा? तो इसके लिए आप एक सूत्र पढ़े हैं, H बराबर V स्क्वायर T अपान में R। पढ़े हैं कि नहीं? हाँ। तो अब यहां पर देखिए, अगर H1 इसको बराबर देखेंगे तो क्या होगा? R1। अगर यही मैं H2 बराबर देखूं तो क्या होगा? V स्क्वायर T अपान में R2। यही होगा कि नहीं? हाँ। तो हमको किसका मान पूछ रहा है? कह रहा है H1 तथा H2 का क्रमशः मान, यानी कि हम ये कर दें H1 बटा के H2, यानी ये H1 बटा के H2। H1 की वैल्यू कितनी है? V स्क्वायर T अपान में R, और H2 की वैल्यू क्या है? V स्क्वायर T अपान में, ये R1 है, ये R2। इसी को क्या लिख सकते हैं हम? V स्क्वायर T अपान में R1, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? R2 बटे में V स्क्वायर T। तो V स्क्वायर T कट गया, तो यानी कि H1 अपान में H2 बराबर क्या आया? R2 बटे में R1। ये जो ऑप्शन है वही सही रहेगा। देखो, आई को लेकर तो मैं कर देता, एक होता है H बराबर, सूत्र होता है H बराबर आई स्क्वायर RT, इसको लेकर मैं कर तो देता, लेकिन ऑप्शन में ये है ही नहीं, तो काहे मैं एक्स्ट्रा दिमाग लगाऊं। क्लासेस बाय आकाश सर, गुड इवनिंग सर जी।
गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग सर जी, हैप्पी इवनिंग सर जी। तो इतनी बातें क्लियर, तो कौन सा सही हो जाएगा, H1 H2 बराबर क्या हो जाएगा, R1, ये R2 R1। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो देखिए आ जाओ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होता है, आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, F बराबर IBL साइन थीटा, यही पढ़े हैं। देखिए I क्या होता है, तो यहाँ I है धारा, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, डिनोट किससे करते हैं, A से। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, इसी का तो पूछा जा रहा है कि क्या है मात्रक। और यल क्या है, तो यल यहाँ तार की लंबाई है, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। और यफ यहाँ है बल, बल और इसका मात्रक होता है न्यूटन। अगर इसी फार्मूले से साइन थीटा को हटा दो और हमको केवल बी की वैल्यू निकालनी हो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, यफ है ही, आई और यल जाके अपॉन में हो जाएंगे। तो ये देखिए यफ का क्या मात्रक होता है, न्यूटन, और आई का क्या होता है, एम्पियर, यल का क्या होता है, मीटर, यानी कि मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बटा में एम्पियर इंटू मीटर। ढूंढिए ऑप्शन में कहाँ है, न्यूटन बटा में एम्पियर मीटर स्क्वायर नहीं होगा, न्यूटन बटा में एम्पियर मीटर सही होगा, तो यही सही है। ठीक, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, बी बी, जो जो लोग बी बताए हो सबका सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिजिक्स के 7 क्वेश्चन आएंगे वो हो गए हैं, अब केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए केमिस्ट्री का पहला सवाल आपके सामने, तुम लोग भी 10 में ही हो, कॉपी उपी नहीं लाई हो, अच्छा अच्छा। चलो देखो क्या कहा जा रहा है, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो जो दिया गया है पहले उसको लिख लीजिए, क्या दिया गया है, मेथेन। अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, मेथ प्लस एन, यही मेथ का मतलब होता है कार्बन का नंबर रहे 1, एन का मतलब होता है एल्केन, यानी एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ क्या है, मेथ, मेथ में एक ही कार्बन रहेगा, तो एक कार्बन, और ये 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये 4 बॉन्ड बनाया है, और हाइड्रोजन बैलेंसी के लिए लगाया जाता है, तो CH4, या इसी को लिख सकते हैं CH4। तो कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, कह रहा है समजाति श्रेणी है, बताना है कि समजाति श्रेणी का एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं समजाति श्रेणी होता क्या है। समजातीय, देखिए इसमें एक वर्ड आया है सम है, और उसके साथ साथ क्या है, सम प्लस जातीय, ये लिख सकते हैं। सम का मतलब होता है समान, जाति यानी अगर इंसानों के लिए देखा जाए तो जो भी, किसी का यादव, किसी का ब्राह्मण, किसी का अलग अलग जाति होती है, इधर यौगिकों के लिए ऐसा कुछ है नहीं। तो जातीय का मतलब होता है इन सब का या तो अनुलग्न की बात कर लीजिए, या तो क्रियात्मक समूह की, यानी कि समान रहना चाहिए। अगर अनुलग्न है तो समान रहे, एन है तो दोनों में एन रहे, इन है तो दोनों में इन रहे, आइन है तो दोनों में आइन रहे, या तो क्रियात्मक समूह समान रहे। क्रियात्मक समूह यानी कि एल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड का CO, कीटोन COOH, कीटोन का CO, इन सब में दोनों में सेम रहेंगे तो वही कहलाते हैं समजाति श्रेणी। दो समजाति श्रेणी के बीच का जो अंतर होता है वो अंतर रहता है CH2 का, या तो यही अगर भार में देखें तो वो अंतर रहता है 14 का। जैसे जैसे भार बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। तो इसमें पहला क्या कह रहा है, देखो C2H4 ये है एथीन, नाम क्या है इसका, एथीन, और ये CH4 यानी मेथेन। तो एक में एन आया है, एक में इन आया है, ये होगा, नहीं होगा। इसमें देखो क्या कह रहा है, C2H6 यानी ये है एथेन,
और ये है मेथेनॉल, ऑल आया है इसमें, मेथेनॉल, OH आया है तो ये भी नहीं होगा। इधर देखो, यहां पर C2H4 C2H2, और इधर एक दिया है, ये है मेथेन और ये है एथेन, तो दोनों में एन आया है, यानी यही हो जाएगा। फिर भी चौथे को भी देख लेते हैं, C2H4 यानी हाइड्रोजन दुगुना है तो ये क्या हो जाता है, एथीन, और ये हो जाता है एथाइन, यानी एक एल्कीन है एक एल्काइन है, तो ये भी नहीं होगा। सही कौन सा होगा, बी वाला। तो समजाति श्रेणी का मतलब क्या होता है कि क्रियात्मक समूह दोनों में समान रहे, या तो दोनों में लो अनुलग्न समान रहे। अनुलग्न यानी कार्बन कार्बन के बीच कितना बांड है ये देखा जाता है। और दो समजाति श्रेणी के बीच का अंतर कितना रहता है, CH2 का। भार में देखेंगे तो 14 का। देखो यहाँ अगर इसी को मैं लिखूं तो ये है CH4 और ये क्या है C2H6। यहाँ एक कार्बन, यहाँ दो कार्बन, अंतर कितने का आया, एक कार्बन का। यहाँ हाइड्रोजन 4 है और यहाँ कितने का अंतर, 2 का। तो मैं क्या बताया था कि 2 के बीच अंतर कितने का रहेगा, CH2 का। कोई दिक्कत इसमें, चलिए बी वालों का सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक फार्मूला है। तो ये तो कक्षा 9 की बातें हैं, कक्षा 9 में ये पढ़ाया जाता है। देखो लेड नाइट्रेट, लेड यानी कि Pb, नाइट्रेट यानी कि NO3। देखो इस पे चार्ज रहता है +2, इस पे चार्ज रहता है -1। चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इधर, तो Pb का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, यही होगा। लेकिन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसका कर देंगे ट्वाइस। तो लेड नाइट्रेट का क्या फार्मूला हो जाएगा, देखो PbNO3 का होल ट्वाइस, यही हो जाएगा। ये है लेड नाइट्रेट, ये है लेड ऑक्साइड, ये लेड नाइट्राइट, और ये हो जाता है वही, मतलब ये डाई नाइट्राइट, ये मोनो। कोई दिक्कत, इस तरह से कुछ और बोला जाए तो सर जी ठीक बा ना, बहुत ठीक बा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पीएच मान से पूछा गया है। कह रहा है शुद्ध जल का पीएच होता है, देखो अगर हम पीएच स्केल देखें तो पीएच स्केल में गिनती कितने तक बनी होती है, इसी तरह से ऐसे दिया गया रहता है। बीच में यहाँ 7, इधर मान लो ये 14 तक और यहाँ ये 0 तक। तो इधर से जाएंगे तो घटेगा, यानी कि इधर जाने पर क्या बढ़ता है, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। और अगर इधर आएंगे तो क्षार की प्रकृति बढ़ेगी। यानी अगर मान लो 6 रहेगा, 5 रहेगा, 4 रहेगा, 3 2 1, इन सब में से कोई मान रहेगा तो अम्ल है। लेकिन अगर इन सब से ज्यादा हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11, ये सब हुए तो क्षार हो जाएगा। ठीक, तो जैसे जैसे 7 से पीएच कम होगा अम्लीयता बढ़ेगी। हाँ, अगर 7 है तो वो है उदासीन। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, शुद्ध जल का पीएच होता है, शुद्ध जल क्या रहता है, उदासीन। उदासीन रहेगा तो पीएच कितना रहेगा, 7। अगर पीएच 14 है तो वो क्या है, क्षार है। और अगर पीएच 1 है तो वो अम्ल है। पीएच 0 है तो भी अम्ल है, क्योंकि 7 से कम ही है ना। और शुद्ध जल कैसा रहता है, उदासीन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। दीपक सिंह सुपर, थैंक यू सर जी। अगला एंटीमनी है। तो एंटीमनी क्या है, देखो जब भी हम आवर साड़ी, हो सर जी सही बानू, सब सही है जी। इधर क्वेश्चन का आंसर दो। देखो अगर हम तत्व देखें पीरियोडिक टेबल में तो ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, तीसरे होते हैं उपधातु। धातु यानी जो चमकदार हो, पीट पीट के उनको पतला चादर बना दें और तान के लंबा कर सकें, जिसमें प्रतिध्वनि उत्पन्न हो, चमक रहे, कठोर रहे, ये सब धातु हैं। यही सब न पाया जाए तो अधातु। उपधातु यानी जिसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। उपधातु के कुछ गिने चुने एग्जाम्पल रहते हैं इसके, तो मान लो सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा, निकिल, ये सब हो गए। अधातु के क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये हैं। उपधातु के रहते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये एंटीमनी भी किसका होता है,
उपधातु का ही एग्जाम्पल है। कुछ ऐसी धातुएं रहती हैं जिसको चाकू से काट सकते हैं, जैसे में सोडियम और पोटेशियम, वो बहुत कोमल सॉफ्ट मुलायम होते हैं, उसे चाकू से काट देते हैं। अगर इनको वाटर के संपर्क में लाया जाए तो ब्लास्ट हो जाता है, आग लगा लेते हैं, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। और एक द्रव रहता है, धातु ही है लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे द्रव रहता है, नाम बताओ। हाँ? मरकरी नाम सुनी हो, पारा। हाँ वही रहता है। एक मिनट देख लें आवाज आ रहा है कि नहीं। हेलो। मरकरी मिश्र धातु में कौन आता है, आदर्श। देखो मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु का मतलब यहाँ तुम दो या तो ले लो, दो से या दो प्लस धातु ले लो, या तो एक धातु ले लो और एक अधातु ले लो। इन दोनों को जब मिला देते हो तो जो बनता है उसी को क्या कहते हैं, मिश्र धातु। इसके एग्जाम्पल हैं पीतल, कांसा, सोल्डर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एक कापर और जिंक मिला दो पीतल बन जाएगा, कापर टीन मिला दो कांसा बन जाएगा। तो ये सब मिश्र धातु के एग्जाम्पल है, यानी दो धातु मिलाकर तब बताओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, रिएक्शन लिख दिया है और एक खाली छोड़ दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, देखो किया कैसे जाए। अगर हम ढूंढें तो देखो ये है H और ये है OH, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन गया, H2O। लेकिन अब बच क्या गया है, इसका क्या बचा है, CH3COO बच गया है। इधर क्या बचा है, C2H5, यानी यहां पर क्या भरा जाएगा, CH3COO C2H5, इसका नाम है एथिल एसीटेट। तो इधर कहां वो दिखाई दे रहा है, किस ऑप्शन पे, बताओ A B C किस में है। हाँ तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। ये एक टाइप का एस्टर है, क्या है, जब हम लोग पढ़ते हैं एस्टरीकरण, एक टॉपिक आता है ना एस्टरीकरण, तो उसमें यही रहता है। ये है एसिटिक अम्ल और ये है एथेनॉल। तो जब भी एसिटिक अम्ल को एथेनॉल के साथ एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो बनता है एस्टर और वाटर। तो ये एस्टरीफिकेशन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला बायोलॉजी के क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन रहते हैं केमिस्ट्री, 7 क्वेश्चन रहते हैं फिजिक्स, 6 क्वेश्चन रहेंगे बायोलॉजी के। चलो 7 तो बायोलॉजी के भी रहते हैं, 6 केमिस्ट्री के रहेंगे। कह रहा है कोशिकी प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, तो ऑप्शन में दिया है माइटोकांड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज, पाइरुवेट। तो ऑप्शन रहता है देखो ऊर्जा मुद्रा, या कह लो इसी को ऊर्जा का सिक्का, ऊर्जा का सिक्का, क्वाइंस ऑफ एनर्जी। तो ये कहा जाता है एटीपी को, या एटीपी को। अगर वायवीय जीवों में पूछा जाए श्वसन कहाँ होता है, तो माइटोकांड्रिया में होता है। ईस्ट में कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज यानी इसी से तो वो इसी का ब्रेकडाउन करके ऊर्जा बनाते हैं। पाइरुवेट देखो, जो ग्लूकोज है अगर देखेंगे तो ये देखो, पहले दिखाई दे रहा है ना, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रहता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यही रहता है। तो इसमें 6 कार्बन है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट जाता है पाइरुवेट अम्ल में, उसमें 3 कार्बन होते हैं, और ये एक प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य में। अब 3 केस है मेरे पास। पहला केस मेरे पास अगर मान लो ऑक्सीजन नहीं है, वो जो पाइरुवेट है वो बनाता है एथेनॉल, CO2 और ऊर्जा, ये देखो ये बना लिया। और ये होता किसमें है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और उदाहरण इसका क्या है, ईस्ट, ये है। दूसरा मान लो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये जो ग्लूकोज का पाइरुवेट अम्ल है ये टूटता है H2O और CO2 और ऊर्जा में। तो ये हुआ माइटोकांड्रिया में, और ये होता किसमें, हम लोगों में, जंतुओं में, हो गया। अगर मान लो हम लोग दौड़ रहे हैं तो उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, तो उसमें कम मिलता है ऑक्सीजन, तो जब भी ऑक्सीजन का अभाव होता है तो ये बनाता है लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण घुटनों उटनों में दर्द होता है। तो यानी ये कब हो, कहाँ होगा, हमारी मांसपेशियों में। माइटोकांड्रिया में जो होगा इसे कहेंगे वायवीय श्वसन, इसे क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन। और ईस्ट में जो होता है इसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। क्लियर इतना। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसी को कहते हैं क्वाइंस ऑफ एनर्जी।
ये जो एटीपी देखो सब में है, ये जो ऊर्जा है ये किसके रूप में है, एटीपी। यहाँ की भी ऊर्जा किसके रूप में, एटीपी, ये भी एटीपी, तो इसी को कहते हैं क्वाइंस ऑफ एनर्जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पित्तरस का स्राव होता है, बताओ पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है। क्वेश्चन है पित्तरस का स्राव होता है, ये है पाचन तंत्र। तो ऑप्शन में देखो क्या क्या है, पित्ताशय और ये यकृत, अग्न्याशय, अमाशय। तो आप हमेशा याद रखिएगा ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं, यकृत। और यहाँ पर इस यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है, लेकिन ये यकृत जो होता है इसके पास जगह नहीं रहता। तो ये तो हो गया यकृत, यहाँ से एक नली निकली रहती है और यहाँ पर एक दूसरा थैली रहता है। देखो ये क्या है, यकृत। ये पित्तरस का निर्माण करेगा, क्या करेगा, निर्माण, और निर्माण बना यही रहा है तो श्रावण भी यही करेगा। लेकिन इसको इकट्ठा करने की बात आएगी तो इकट्ठा करता है ये पित्ताशय कहते हैं इसको, एकत्रित करता है पित्ताशय, लेकिन इसका निर्माण और श्रावण कौन करवाता है, यकृत। तो किसके द्वारा श्रावण होगा, यकृत द्वारा। ए नहीं, पित्ताशय में ये इकट्ठा होता है, क्या होता है, इकट्ठा, लेकिन उसका निर्माण कहाँ हो रहा है, यकृत में। तो श्रावण भी कौन करवाएगा, यकृत। ठीक, ये देखो पाचन तंत्र में देखते हैं तो ये मुख गुहा है, भोजन सबसे पहले लेके मुख गुहा में लेते हैं, और मुख गुहा में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि क्या करती है, लार बनाती है, यानी भोजन के पाचन में ये सहायक रहता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो यहाँ इसका तोड़ देता है, उसका पाचन करेगा और भोजन को एकदम चिपचिपा बना देगा ताकि वो आसानी से अंदर जा सके। फिर जैसे ही आगे जाएगा ग्रसिका मिलेगी उसे, ग्रसिका यानी इसी को कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद देखो ये सीधा गया अमाशय, अमाशय के बाद वो जाता है छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, फिर जो नहीं पचा रहेगा वो गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। इसमें बीच में एक देखो ये आया है अग्न्याशय ग्रंथि, आया है अग्न्याशय, ये जो पत्ती के आकार का है। तो इसमें ये जो छोटी आंत है बहुत यही कंप्लीट पाचन यही छोटी आंत में ही होता है। बड़ी आंत में भोजन से जल और खनिज का अवशोषण होता है। ये इतना इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कह रहा है पराग कोश में होते हैं, बताना है पराग कोश में क्या होते हैं। बाह्य दल पुंज होते हैं, अंडाशय होता है, बीजांड होता है, पराग कण। पराग कोश यानी इस तरह से जो ये रहता है इसी को कहते हैं पराग कोश, और इसमें क्या रहते हैं, पराग कण। तो क्या सही हो जाएगा ऑप्शन, देखो पुष्प में अगर देखा जाए तो पुष्प में मेनली कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ये जो सबसे बाहर दिखाई दे रहा है इसे कह देते हैं बाह्य दल। उसके अंदर जो है वो दल है पंखुड़ी, जो ब्याह शादी होता है तो उसमें फुहारा मारते हैं फूल का, तो वो क्या रहता है, पंखुड़ी ही रहती है। अब इसमें 2 पार्ट आ जाते हैं, एक इसका मादा भाग रहता है उसे क्या कहते हैं, स्त्री केसर, और एक इसका नर भाग रहता है उसे क्या कहते हैं, पुंकेसर। नर में ही आगे का जो भाग रहता है ये देखो ये दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं पराग कोश, और इसी के अंदर बनते हैं पराग कण। तो जब पूछेगा अंड कोशिका कहाँ बनती है तो वो बनती है अंडाशय में, पराग कण कहाँ बनते हैं, पराग कोश में। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, एक बीजांड अंडाशय बाह्य दल। तो ये है देखो ये है बाह्य दल, ये लगभग ग्रीन कलर का रहता है, प्रकाश संश्लेषण करेगा। बाह्य दल पुंज ये रंग बिरंगा होता है और कीटों को फूलों की तरफ आकर्षित करता है। और इधर है अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। तो ये सब मादा पुष्प, मादा जन्मांग के ही भाग है। इस तरह से ऐसे रहते हैं। तो ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है थाली तस्तरी प्लेट नुमा इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। ये जो लंबी नलिका है वर्तिका, और ये जो नीचे फूला हुआ है इसको कहेंगे अंडाशय। आगे बढ़े, चलो अगला कह रहा है पत्तियों में कलिका विकसित होती है, यानी किसके कौन सी ऐसी पत्तियां हैं जिसपे कलिका विकसित हो जाती है। तो इस तरह से एक ऐसे पत्ती रहती है, इसे कहते हैं ब्रायोफिलम। क्या कहते हैं इसे, ब्रायोफिलम। यहीं पर ऐसे लगते हैं नए पौधे जमने। देखो इधर ये चित्र दिखाई दे रहा, ये पत्तियां हैं, यहाँ से देखो कलिका निकल रही है कि नहीं, ये किसका है, ब्रायोफिलम का है। किसका पौधा है, ब्रायोफिलम। इसी को कहते हैं पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा हिंदी में, या अजूबा भी इसी का नाम है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रायोफिलम, ऑप्शन सी। आगे की तरफ बढ़े,
देखो आलू क्या है, तो ये एक प्रकार का तना है। और क्या कह रहा है, एक लिंगी पौधा, एक लिंगी फूल का उदाहरण है। तो देखो जो फूल रहते हैं, फ्लावर, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है एक लिंगी, एक लिंगी यानी जिसमें एक ही लिंग पाया जाए, या तो नर रहे, नर में देखो, या तो पुंकेसर रहे, पुंकेसर, और या तो स्त्री केसर, दोनों में से एक ही रहे, स्त्री केसर। और अगर द्विलिंगी पौधे की बात की जाएगी, द्विलिंगी पुष्प की, तो द्विलिंगी पुष्प का मतलब कि इसमें पुंकेसर भी है, पुंकेसर और प्लस में स्त्री केसर। यानी अगर दोनों हैं तो वो क्या है, एक लिंगी, एक है, नहीं दोनों हैं तो द्विलिंगी, एक है तो एक लिंगी। एक लिंगी में देखो आता क्या है, तो एक लिंगी में आ जाता है पपीता, इसके साथ साथ मक्का, तरबूज, ये भी इसी में आता है। तरबूज भी क्या है, मक्का, ये दोनों क्या है, एक लिंगी। बाकी सरसों, गुड़हल, गुलाब, आम, ये सब मटर वटर क्या है, द्विलिंगी। एक लिंगी का ये उदाहरण। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सामान्य स्वस्थ पुरुष में, मनुष्य में रक्तदाब कितना होता है। तो देखो रक्तदाब जो है, पहले तो रक्तदाब ये धमनी और शिरा के कारण होता है। किसके कारण, धमनी मोटी रहती है, उसमें प्रेशर के साथ ब्लड बहता है, तो इसका प्रेशर रहता है 120। क्या रहता है इसका, 120 इसका रहता है। जो शिरा है ये पतली रहती है, तो इसमें स्लो स्लो बहता है, तो ये रहता है 80। तो क्या हो जाएगा, 120/80। ये क्लियर है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ये। अगर मैं कहूं दिल की धड़कन किससे मापी जाती है, तो बताओ। दिल की धड़कन, वो जो डॉक्टर सुनते हैं एयरफोनवा लगा के, तो एयरफोनवा का क्या नाम रहता है, कहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं। और अगर रक्तदाब किससे मापा जाता है, रक्तदाब ये किससे मापा जाता है अगर पूछूं तो अब बताना है, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, ये याद रखना। अच्छा ये इधर है ह्यूमन का हृदय। तो देखो यहाँ टोटल कितने चैम्बर हैं, ऐसे चित्र दिखा दिखा के पढ़ाया जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। स्कूल में बिना चित्र के पढ़ाया जाता है, बस ऐसे लिखवा देते हैं। वो ज्यादा समझ में आता है कि ये वाला। हाँ चलो देखो, ये है ह्यूमन हार्ट में टोटल देखेंगे तो आ रहा है मैनोमीटर, वेरी गुड आदर्श। देखो टोटल देखेंगे तो यहाँ मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। लिखा जा रहा है क्या हो रहा है, मानव के हृदय में ऐसे 4 चैम्बर होते हैं। एक तो ये व्हाट्सएप वाला हृदय 4 चैम्बर, और ये रियल वाला हृदय। ऊपर के जो है वो अलिंद कहलाते हैं, नीचे के निलय। दाया बाया देखेंगे तो दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। तो वही हाल यहाँ पर दिया गया है। तो टोटल 4 चैम्बर हैं। यहाँ धमनी उसे कहते हैं जो हृदय से रक्त को अंगों की तरफ ले जाता है, सिरा उसे कहते हैं जो अंगों से रक्त को हृदय की तरफ ले आता है। यहाँ वही सब उसका विवरण दिया गया है। अगर हृदय आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो सर्च कीजिएगा, हार्ट बाय बायोकेमिस्ट्री आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ऑप्शनल का, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला मतलब कौन किसको कैसे खाते वाते हैं वो बताना है एक सीक्वेंस में। तो बताइए जरा, बोलिए जल्दी जल्दी। गेहूं, ये घास को गेहूं खाता है, नहीं। बकरी गाय को खाती है, नहीं। घास को बकरी खाएगी, हाँ। बकरी को मानव खाएगा, खा लेते हैं, बनाए बनाए खा लेंगे। घास को मछली खाएगी, मछली को बकरी नहीं। ये बी सही हो जाएगा। एक पारितंत्र में, पारितंत्र के 2 घटक होते हैं। अगर पारितंत्र के घटक की बात की जाएगी, पारितंत्र के घटक, तो एक तो होते हैं अजैविक
और दूसरे होते हैं जैविक। यानी जैविक मतलब जो जिंदा है, और जैविक मतलब जो मुर्दा है। तो इसमें क्या आ जाता है, ताप, मृदा और वर्षा, जल, ये सब इसमें आ जाएंगे। ये जैविक जो होता है ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है उत्पादक, यानी जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। एक होता है उपभोक्ता, जो अपना भोजन दूसरे से कर लेते हैं। एक होता है अपघटक, जब ये सब मर जाते हैं तो इनके शरीर को मिट्टी में मिलाता कौन है, अपघटक, शरीर का विघटन करते हैं। आगे की तरफ चलें तो अब आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन, हाँ जाना है तो तुम लोग जा सकती हो, अभी ये चलता रहेगा। जाना हो तो जा सकते। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। जाओ जाओ जाओ। वेलकम। क्यों जी। ये देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। यानी देखो क्या कह रहा है, दर्पण से 25 सेमी दूर रखी, यानी u का मान कितना दे दिया है, -25, क्योंकि u हमेशा निगेटिव रहता है। कह रहा है प्रतिबिंब लंबाई का आधा बनता है, यानी कि जो यम का मान है वो है 1/2। आधा का मतलब यही होता है ना। कह रहा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग यम बराबर क्या सूत्र पढ़े हैं दर्पण के लिए, आवर्धन -v/u। अच्छा, इसका मान कितना है, तो यम का मान है 1/2 और माइनस इधर v, और u का मान कितना है -25। माइनस माइनस कट गया, यानी कि अब यहाँ इधर कितना आ गया, तो 1/2 उधर जाएगा 25, यानी ये 25 का गुणा कर दिए, 25/2 बराबर भी, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई 25/2। या तो इसको लिख सकते हो 12.5 सेमी, लिख सकते हो कि नहीं, हाँ लिख सकते हो, चाहे 25/2 लिखो या 12.5। अब कह रहा है फोकस दूरी, यानी हमको दर्पण सूत्र क्या पता है, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। रखो मान 1/f, यानी 1 कितना है, f तो निकालना है ना, चलो अच्छा। v का मान अभी आया है ना कितना, 25/2, लो भैया 25/2 प्लस u का मान कितना है -25। चलो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 25 इधर रहेगा ऊपर चला जाएगा 2, यानी 2/25 माइनस 1/25। अच्छा हर बराबर है तो घट जाएगा, 1/25 आ जाएगा कि नहीं, हाँ 1/f, यानी f बराबर क्या आ गया 25 सेमी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। फोकस दूरी देखो, पहला इसका जो पहला है वो कहा मैं देख रहा हूं, इधर पहला देख रहा हूं, और दूसरा कहां देख रहा हूं, यहाँ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, देखो ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी अब चलूंगा मैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अभिसारी किरणों के मार्ग में, अभिसारी किरण मतलब जो एक पास जाए, अपसारी मतलब जो दूर भाग जाए। कह रहा है अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेमी पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। यानी इधर से देखो, ये बहुत सी किरण आ रही थी, ऐसे आ रही थी, आ रही थी ऐसे, तो इनके बीचवा में इनके बीच में क्या रख दिया गया, अवतल लेंस रख दिया गया। तो ये जहां पर भी मिली हैं, ये देखो जहां पर मिली हैं, इसी का मान कितना दे रहा है 20 सेमी। कितना है ये 20 सेमी, यहां से तो ये किसका मान दिया है, तो ये है भी का मान कितना है 20 सेमी, है कि नहीं। कह रहा है किरणें लेंस से 20 सेमी पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं, हो गया, यानी भी का मान 20 सेमी। अब क्या कह रहा है, लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहां फोकस होंगी, लेंस की फोकस दूरी 30 दिया है, यानी एफ का मान कितना दिया है 30, और उत्तल के लिए क्या होता है नेगेटिव, होता है कि नहीं, हाँ। अच्छा, और ये भी का मान 20 है, तो यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ लेंस की बात की जा रही है। तो चलो अच्छा मान रखो 1/30 यानी माइनस में है, बराबर 1/v माइनस 1/u। अच्छा 1/v का मान तो दिया है ना 20, ये क्या है 20, इस 20 को उधर अगर मैं ले गया तो ये प्लस है। एक काम करता हूं ना, देखो क्या करता हूं, इस u को मैं उधर ले गया, उसको इधर लेके आया, तो क्या हो जाएगा 1/u बराबर 1/20, तो ऐसे ही रहेगा, उसको इधर लाया तो प्लस में हो जाएगा 1/30। क्या हो जाएगा 30 एक्का 30, 20 एक्का 20, 3 दूना 6, तो यानी कि ये हो जाएगा 50/600, यानी
एक जीरो से एक जीरो काट दो, इसको काट दोगे तो 12 आ जाएगा, यानी ये u बराबर क्या आ गया, u बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कि u नहीं, v बराबर, जी कहाँ गया, u लिख दे रहा हूं, नहीं हाँ यू आई बराबर, चलो सही है यानी यू का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो कितनी दूर प्रतिबिंब, मतलब वो क्या कह रहा है, कहाँ फोकस होगा, तो अनुपस्थिति में 12 सेमी दूर फोकस होगा या फोकसित होगा। बस चलो आगे की तरफ बढ़ता हूं। ये लो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सही, वेरी गुड। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध किस प्रकार जोड़े जाएं ताकि एक तो उनको मिले क्या, 4 ओम प्रतिरोध और एक मिले 1 ओम तुल्य प्रतिरोध कुल। तो हमको तो पता है किस क्रम में जोड़ा जाए, तो हम डायरेक्ट जोड़ देता हूं। एक तो मैं ऐसे जोड़ दिया, ये पहला, दूसरा ये सीक्वेंस, तीसरा ये देखो, पहला मैं ये जोड़ दिया, तो यहाँ का कितना है, ये है 2 ओम और ये है 3 ओम और ये है 6 ओम। तो यहाँ पर देखो ये रहने दो, ये किस में है, समांतर क्रम में, तो एक बराबर आर डैश निकाल रहा हूं, एक बराबर R2 प्लस R3 या जो भी है। देखो इसको मैं मान ले रहा हूं R1, इसको R2, ये R3, तो ये समांतर क्रम में ये है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 1/3 प्लस 1/6, यानी 3 एक का 3 और इधर 6 एक का 6, 18, यानी कि आर डैश बराबर कितना आ जाएगा, 9/18। काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक आर डैश बराबर 1/2, यानी आर डैश बराबर कितना, 2 ओम, ये आ गया। अच्छा अब नया प्रतिरोध बन जाएगा कि नहीं, यहाँ ये कितना है, 2 ओम, ये कितना नया आया, 2 ओम, यानी ये कितना है, 2 ओम और ये भी कितना है, 2 ओम, क्या है, 2 ओम। तो यानी अब R बराबर क्या होगा, R1 और प्लस R2, इसमें R1 कितना है, 2 और R2 कितना है, 2, यानी 4 ओम किसमें आया, R बराबर तुल्य प्रतिरोध। जब हम एक को श्रेणी क्रम में और 2 को समांतर क्रम में जोड़े तो क्या आया, कुल प्रतिरोध 4 ओम। लेकिन 1 ओम के लिए देखो क्या है, अगर हम तीनों के तीनों को समांतर में जोड़ दे इस टाइप से, एक और ये देखो, अगर मैं इस टाइप में जोड़ दूं, एक है 2, एक है 3, एक है 6, तो यानी कि यहाँ इसके लिए देखो क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/2, 1/3, 1/6, इन सब का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यानी कि 2 3 6, 3 दूना 6, 6 एक का 6, यानी ये आ कितना जाएगा, 1/r बराबर, हाँ ये देखो क्या आ जाएगा, आ जाओ जी, 6/6, यानी काट दोगे तो एक आ जाएगा, आर बराबर 1 ओम। तो ये रहेगा कंडीशन। एक मैं देखो ऐसे जल्दी जल्दी ही बताऊंगा क्योंकि ये अनसॉल्व सॉल्व करवा रहा हूँ, कम समय में करवाना है। चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त वायर के नाम लिखिए। क्या कह रहा है, घरेलू विद्युत विवरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य, आवरण का रंग। यानी देखो हम इधर क्या लिख दे रहा हूं, एक ही करना है, तार का नाम, उसका रंग और इधर उसका कार्य। तो देखो पहला हम देख रहा हूं विद्युतमय तार, विद्युतमय तार या इसी को कहते हैं लाइव वायर। तो इसका रंग रहता है लाल। देखो लाल, अगर ये विद्युतमय तार यानी विद्युत का प्रवाह जिसमें हो, तो क्या करता है, विद्युत का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह करता है। अच्छा अब तुम ही बताओ, जब जाके तार छू लोगे विद्युत जिसमें करंट फ्लो होता रहेगा, ऐसे छुओगे तो ऐसे हिलोगे कि नहीं, हाँ हिलोगे, तो खतरा है कि नहीं, खतरा का सिंबल कैसा रहता है, लाल, तो ये कलर कैसा है, लाल। दूसरा भू संपर्क तार, भू संपर्क संपर्क तार, ठीक, इसे अर्थिंग कहते हैं और ये रहता है हरा कलर का। तो ये क्या करता है, अतिरिक्त विद्युत को, अतिरिक्त विद्युत को भूमि में भेजता है, भूमि में भेजना, ठीक। और लास्ट का क्या है, लास्ट है उदासीन वायर, उदासीन तार, ये रहता है काला, कैसा, काला। ये करता क्या है, तो ये परिपथ को पूरा करता है, परिपथ को पूरा करना, पूरा
करना। ये देखो दोनों में से एक ही करना था तो हम एक ही करवा रहा हूँ। ये अभी आगे और सेट है, वहां आएगा, वहां मैं करवा दूंगा। कोई दिक्कत है इतने में? नहीं। कौन से तार? 3। विद्युत तार यानी लाइव तार, जिंदा तार ये है। एक भू संपर्क तार यानी अर्थिंग, और ये उदासीन यानी न्यूट्रल वायर। आपको मैं परिपथ दिखाता हूँ, ये देखिए। ये क्या है? ये है विद्युत घरेलू परिपथ। इसमें आपको ये देखिए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? 3 तार दिखाई दे रहे हैं। भू संपर्क तार कैसा है? हरा। विद्युतमय तार कैसा है? रेड। उदासीन तार कैसा है? काला। अब देखिए ये फ्यूज है। ये जो फ्यूज है ये क्या करता है? शॉर्ट सर्किट से बचा लेता है। जैसे लाइन तेज धीमों की गल जाता था, बेचारा हट जाता था। इसी का काम आजकल एमसीबी बॉक्स करते हैं। फिर ये आपका विद्युत मापी यानी जो मीटर रहता है वो है। फिर उसके बाद ये आपका बॉक्स यानी जो क्या कहते हैं मेन बोर्ड रहता है वो है। मेन बोर्ड के बाद आपका ये समझ लीजिए हर घर में जो गया हुआ है लाइन। इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक, चलो आगे बढ़ता हूं। अगला कह रहा है कि निम्न यौगिक की संरचना सूत्र लिखिए। संरचना सूत्र देखो बहुत सरल है। नाम पहला क्या है? पहले में क्या कह रहा है? एथेनोइक अम्ल। एथ का मतलब होता है दो। लो, एक दो। एथ एन यानी सिंगल बॉन्ड। ओइक अम्ल मतलब उसमें COOH जरूर है। दो ही कार्बन है तो एक को COOH बना दो, और इसकी वैलेंसी के लिए ऐसे 3 लगाओगे, H3 H3 H3। ये भी H3 H3, तो इसको लिख सकते हो CH3 COOH। पहला है। दूसरा क्या है? कह रहा है मेथेनल। मेथेनल यानी H C एक ही रहेगा, अल यानी CHO। ये हो गया मेथेनल, HCHO। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन। प्रोप देखो यहाँ नाम में देखा करो कार्बन कितना है। प्रोपेन का मतलब कार्बन 3 ठो, यानी 1 2 3। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो ये देखो सिंगल बॉन्ड है। इसी एक से क्लोरीन जोड़ दो। यहाँ इधर हाइड्रोजन लगा दो, इधर हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन बैलेंसी के लिए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ 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 सभी जगह क्या लगा दो? हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CHCl। ये CH केवल बस रहेगा, इतने हैं। नहीं नहीं सही है CH2। ठीक, ये है। चौथे का क्या कह रहा है? चौथे में कह रहा है नाइट्रोमेथेन। नाइट्रो देखो मेथेन यानी एक कार्बन, वैलेंसी के लिए ये, और नाइट्रो NO2 यही है सबका संपर्क सूत्र। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अपलोड नहीं किया हूँ, बस एक आध दिन में कर दूंगा। ये छाप लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में 2 क्वेश्चन है। क्या क्या? एक तो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। चलो देखो पहला यही देख लेते हैं। क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो ये होता क्या है? जब भी धातुओं को उनके क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या कहते हैं उसी को? विद्युत रासायनिक श्रेणी। आप लोग लिख लीजिए। जब धातुओं को उनके क्रियाशीलता के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्लियर है इतना? 1 मिनट जरा मैं देख लूँ, अवजिया आ रहा है, बीचों में बंद हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए अच्छा। एक अब ये आपको दिखाई दे रहा है, यही है क्या? सक्रियता श्रेणी आप इसे कह लीजिए, या विद्युत। ये देखिए इसी को क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी, या यही कह लीजिए विद्युत रासायनिक श्रेणी। अच्छा, इसके लाभ क्या क्या रहते हैं? पहला लाभ हाइड्रोजन के ऊपर स्थित, चलो मैं यही लिख दे रहा हूं। इसका देखो क्या कह रहा है? अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, तो ये कौन सा है? पहला क्वेश्चन। तो पहला तो हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन से ऊपर, ऊपर स्थित धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। विस्थापित कर देती या कर देता है, पहला अनुप्रयोग। यह है पहला। दूसरा अनुप्रयोग ऊपर स्थित तत्व, ऊपर स्थित तत्व अपने से नीचे स्थित तत्व को, अपने से नीचे स्थित तत्व को उसके विलयन से, विलयन से, 1 मिनट, उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं।
विस्थापित कर देते हैं। जैसे CuSO4 है, इसकी क्रिया Zn से करा दूं तो ये ZnSO4 बन जाता है और प्लस Cu। क्यों? क्योंकि अगर यहां देखोगे, देखो कहा, ये देखो Cu कहाँ है? नीचे, और Zn कहाँ है? ऊपर। तो ऊपर स्थित तत्व अपने से नीचे स्थित तत्व को भगा देगा। इसमें जो सबसे ऊपर है पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील, सबसे नीचे कौन? गोल्ड सबसे कम क्रियाशील। जैसे ऊपर से नीचे आओगे क्रियाशीलता घट जाएगी। अगला क्या कह रहा है? ये कह रहा था हाइड्रोजन से ऊपर स्थित तत्व, ये समझ लो HCl हो गया, कोई अम्ल है, इसकी क्रिया अगर हम जिंक से करा दूं तो ये दो ठो है, तो ये बना लेता है ZnCl2 और प्लस में H2। यही तो लिखवाया हूं ना कि हाइड्रोजन से ऊपर स्थित तत्व, ये देखो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित तत्व अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे, दो अनुप्रयोग खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसी में एक और क्वेश्चन ये कहा गया है, मिश्र धातु दूसरा जो है ये क्या है? मिश्र धातु। तो ये क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। क्या? समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु। एक अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो पहला तो देखो कापर के मिश्र धातु कह रहा है ना, तो कापर के मिश्र धातु यही कह रहा है। तो पहला इसका मिश्र धातु है पीतल। क्या? पीतल। बनता किससे है? Cu प्लस Zn से। क्या हो इसका उपयोग? क्या है उपयोग? बर्तन निर्माण। क्या उपयोग? क्या है? बर्तन निर्माण, यानी इससे बर्तन बनाया जाता है, बर्तन निर्माण। पीतल का बर्तन याद करो, जो सरंगी बाबा जोगी आते थे महाकुंभ लगाए, तो जो जोगी आते थे वो ज्यादा करके यही पीतल का बर्तन लिए रहते थे ना। एक होता है कांसा, ये किससे बनता है? कापर प्लस टीन यानी Sn, ये क्या है? टीन। और इसका उपयोग मूर्ति निर्माण, मूर्ति निर्माण। तो यही कहा गया था ना क्वेश्चन में, क्या कहा गया है? कह रहा था मिश्र धातु किसे कहते हैं? यानी दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अच्छा, धातु धातु रहे या कभी धातु अधातु लेते हैं तो मिश्र धातु बनाते हैं। कह रहा है कापर के दो प्रमुख मिश्र धातु का नाम और उनका उपयोग। तो कापर के दो प्रमुख मिश्र धातु, एक पीतल है एक कांसा है। उपयोग क्या है? बर्तन बनाने में, मूर्ति बनाने में, कोई दिक्कत नहीं। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें से कोई एक करना है। देखो कह रहा है निम्न का IUPAC नाम। चलो अच्छा, IUPAC नाम यानी 27 एक का, या एक का A और B। एक में देखो ये क्या दे रहा है? एक ही कार्बन है, एक लिख दिए। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ। CHO है तो अल लगाएंगे और सिंगल बॉन्ड है, यानी एक कार्बन को क्या कहेंगे? मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो N लगाएं और CHO है तो अल लगा दिए, यानी ये HCHO का क्या हो जाएगा? मेथेनल। दूसरे कार्बन का क्या कह रहा है? यहाँ देखो गिनती गिनो, एक दो तीन। तीन कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। लो लिख दिए प्रोप। लेकिन यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, कहा? ये देखो डबल बॉन्ड है कि नहीं? हाँ, यानी यहाँ इन लगा दो तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपिन। बस बात खत्म, पहला हो गया। दूसरा देखता हूं, दूसरे में क्या कह रहा है? कहाँ गया जी? इधर का हो। दूसरे में कह रहा है कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखो कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता, तो देखो कार्बन कितना होता है? 6, यानी इसके K और L में देखें तो K में 2 इलेक्ट्रॉन और ये इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है? संयोजकता बराबर 4। तो ये जो कार्बन है कभी भी C4 माइनस या C4 मतलब हाँ क्या है, कभी भी C4 माइनस या तो C4 प्लस नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि अगर C4 माइनस, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये C4 माइनस बनाएगा तो उस कंडीशन में इसके पास प्रोटॉन 6 ठो लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, और 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को रोककर नहीं रख सकते। अगर C4 प्लस बनाएगा तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट कर रहा है, त्याग रहा है, और 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ त्यागने में बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जो कि ये भी नहीं हो पाएगा। 4 संयोजकता का मतलब ये 4 बांड बनाता है, 4 आबंध बनाएगा। क्या बनाएगा? 4 आबंध। कैसे? तो चारों सिंगल बना सकता है, या तो 2 ठो डबल बना लिया, या तो 2 ठो सिंगल बनाया 1 ठो डबल, या तो एक सिंगल 1 ट्रिपल। इस तरह से ये 4 बांड बनाता है कार्बन की संयोजकता। बोलो कोई दिक्कत
नहीं, आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई, कोई दिक्कत इतने में नहीं। चलो तीसरे में क्या कह रहा है, कह रहा है बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणु सूत्र, और इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो यानी मैं यही लिख दे रहा हूं तीसरा। ठीक, चलो इसके उधर का हटा दो। तो बेकिंग सोडा, क्या कह रहा है, बेकिंग सोडा। ठीक, ये बिंदी हटाओ जी। बेकिंग, मैं बार बार बिंदी कहे दे देता हूँ। आओ इधर आओ, आ जाओ। ठीक, बहुत सही, बस। तो इसका जो अणु सूत्र है, अणु सूत्र तो वो होता है NaHCO3, और इसका रासायनिक नाम वो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। और जब भी इसको गर्म करते हैं, यानी NaHCO3, इसको हम क्या कर दिए, गर्म कर दिए, तो इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए हैं, ये बना लेता है Na2CO3 प्लस में H2O और प्लस में CO2। तो गैस कौन सा बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के कारण, इसी गैसवा के कारण जो ब्रेड रोटी वोटी सब मुलायम रहती है, इसी गैस के कारण। तो देखो, जैसे ही हम बेकिंग सोडा को गर्म कर रहे हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। इसका अणु सूत्र NaHCO4, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका मैं PDF आप लोगों को दे दूंगा, घबराइएगा मत। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसमें कुछ अथवा करके दिया गया है, द्विविस्थापन, यानी जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। उदासीनीकरण क्रिया, जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, उसी को कहते हैं उदासीनीकरण। योगात्मक क्रिया, यानी कोई आके जुड़ जाए, ये कार्बन कंपाउंड का एक रासायनिक गुण है। तो अथवा में करके दिया है, तो हमको एक ही करना है, ये हम किसी अगला वीडियो में बता दूंगा। आगे की तरफ बढ़ता हूं। कह रहा है कि तंत्रिका का संरचना बनाकर कार्य बताइए। तो ये देखिए, तंत्रिका का संरचना कार्य क्या है, इसका मैं कार्य यहीं लिख दे रहा हूं। कार्य तो क्या है, सूचना को अंग से मस्तिष्क तक, सूचना को अंग से मस्तिष्क तक पहुंचाना, और उसके बाद मस्तिष्क आर्डर को लेकर आएगा, यानी सूचना पहुंचाएगा और मस्तिष्क के आर्डर को लेकर आएगा। बताइए, इतने में किसी को कोई दिक्कत। बोलो भाई। चलो अब इसका संरचना देखते हैं। ये है तंत्रिका का संरचना, आप लोग बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, ये बाहर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब नाखून या फिर बाल वाल की तरह संरचना, इसको कहते हैं द्रुमिका, यानी डेंड्रॉइट। क्या कहते हैं, डेंड्रॉइट्स। ठीक, ये त्वचा वचा पे फैले रहेंगे, सूचना को लेकर आएंगे। तो सबसे पहले सूचना कहाँ जाएगी, द्रुमिका के पास। फिर ये आपको दिखाई दे रहा है कोशिका का, इसे कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं, साइटोन। ये धड़ाक दे देगा इसको सूचना। अब साइटोन से एक पतली नलिका दिखाई दे रही है, तंत्रिका, यानी इसे कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं, एक्सॉन। तो सबसे पहले सूचना डेंड्रॉइड, फिर साइटोन, फिर एक्सॉन। उसके बाद आ जाएगा सिनेप्टिक एंड, ये क्या कहते हैं इसको, एंडिंग पार्ट, या कह लो सिनेप्टिक एंड। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक एंडिंग। ठीक, अब ये जब ये जो सिनेप्टिक एंडिंग है किसी अगले तंत्रिका से जुड़ेगा तो उसके डेंड्राइड से जुड़ता है, ये बात याद रखिएगा। किससे, डेंड्राइड से। तो यहाँ 4 नंबर, यानी इसमें जो ये बड़ा वाला भाग दिखाई दे रहा है बीच में, ये गोला सा, इसको कहते हैं केंद्रक। और ये जो तंत्रिकाएं सब निकली हुई है संरचना, इसे कहते हैं ध्रुमिका। ये सूचना को लेकर आएंगी। बीच में ये जो पार्ट है इसको साइटोन कहते हैं, उसको दे देंगी। पतला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये है तंत्रिका, यानी एक्सॉन। इसमें जो ये सेल लगे हुए ये हैं स्वान सेल। कैसे हैं, स्वान सेल। तो ये है तंत्रिका की संरचना, और इसके पहले कार्य क्या है, सूचना को मस्तिष्क तक ले जाना, मस्तिष्क के आगे तो को अंगों तक ले आना। ये है इसका कार्य। बताओ, कोई दिक्कत इतने में नहीं। चलो आगे बढ़ता हूं। अगला कह रहा है लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं। लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं। चलो भैया, और मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को बताइए। तो 2 क्वेश्चन, क्या, लिंग गुणसूत्र। तो देखो, जो मानव होते हैं, मानव में, इधर नहीं है, चलो अच्छा इधर मैं बता रहा हूं, उधर। मानव में
गुणसूत्र। तो मानव की जो प्रत्येक कोशिका होती है इसमें टोटल गुणसूत्र रहते हैं 46। इसमें जो 22 जोड़ा, 46 यानी कि 23 जोड़ा। तो देखो इसमें जो 22 जोड़ा रहता है ना, 22 जोड़ा, ये नर मादा में समान रहता है। नर प्लस मादा दोनों में क्या रहता है? समान रहता है। समान, सामान नहीं, समान। क्या रहता है? समान। इसीलिए इसको कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। लेकिन जो एक जोड़ा है इधर, एक जोड़ा, ये अलग अलग रहता है। नर में रहेगा यक्स वाई, क्या यक्स वाई, मादा में रहेगा यक्स यक्स, क्या यक्स यक्स। तो ये अलग अलग है, इसी को कहते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र, या इसी को हेटेरोसोम भी कहते हैं। यानी ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं उसी को क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। प्रक्रिया क्या रहती है वो देखते हैं। क्या कह रहा है? प्रक्रिया। तो देखिए ये मादा हो गई और इसका क्रॉस करा दिए नर से। इसमें क्या है? यक्स यक्स, इसमें क्या है? यक्स वाई। अलग करेंगे इसको, यक्स इधर, यक्स इधर, इधर भी अलग करोगे, इधर यक्स इधर वाई। इसका क्रॉस इससे कराओगे तो क्या? यक्स यक्स यानी लड़की बनी। इसका क्रॉस इससे कराओगे तो यक्स वाई यानी लड़का। ये क्या है? गर्ल। ये क्या है? बॉय। फिर इसका क्रॉस इससे कराओगे, यक्स यक्स क्या बनी? गर्ल। फिर इसी का क्रॉस इससे कराओगे, यक्स वाई, तो क्या बना? बॉय। देखो एक दूसरे टाइप का गुणसूत्र किसमें है? नर में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है लिंग निर्धारण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? तो ये इसका वाई गुणसूत्र है, वैरायटी इसी में है, तो इसीलिए नर जिम्मेदार होता है। तो ये है लिंग गुणसूत्र, यानी जो लिंग का निर्धारण करता है। प्रक्रिया इधर है, यानी जब भी मादा का यक्स गुणसूत्र पुरुष के यक्स गुणसूत्र से मिलता है तो लड़की पैदा होगी, और जब भी मादा का यक्स गुणसूत्र पुरुष के वाई गुणसूत्र से मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। बोलो कोई दिक्कत इतने में? नहीं। चलो आगे चलते हैं। अगला कह रहा है उत्पादक और उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। चलो भाई बहुत सही। इसमें कह रहा है उत्पादक और उपभोक्ता, तो मैं इधर क्या लिख दिया? उत्पादक, और इधर क्या लिख दिया? उपभोक्ता। ठीक, चलो अंतर देखते हैं। ये जो उत्पादक होते हैं ये अपना भोजन, या डायरेक्ट मैं लिखता हूं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये नहीं करते, यानी ये क्या है? स्वपोषी। क्या है? स्वपोषी। ये क्या हो जाएंगे? विषम पोषी। विषम पोषी। ठीक, दो ही हो गया। तीसरा, ये जो है ना उत्पादक, ये क्या करते हैं? मतलब पारितंत्र के प्रथम घटक यही हैं। ये क्या है? प्रथम, फर्स्ट जैविक घटक। पारितंत्र के क्या है? फर्स्ट जैविक घटक। और ये क्या है? तो ये है सेकेंड जैविक घटक। क्या है? सेकेंड जैविक घटक। ये एक ही प्रकार के होते हैं, मतलब ये एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन ये एक से अधिक प्रकार के होते हैं। देखो चौथा, इसमें जो पर्णहरिम रहता है, क्या? पर्णहरिम, ये पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाता है, तभी तो ये प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। और पांचवा, ये एक ही, क्या? एक ही पोषण स्तर प्रदर्शित करते हैं। पोषण स्तर प्रदर्शित करते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा ये डिटेल से। ये एक ही क्या करेंगे? पोषण स्तर प्रदर्शित करेंगे, लेकिन ये एक से अधिक पोषण स्तर प्रदर्शित करते हैं। पोषण स्तर प्रदर्शित करते हैं, ये अंतर है। इसका एग्जाम्पल जो है वो है हरे पौधे, और इसके एग्जाम्पल मानव, कुत्ता, बिल्ली, छुंदर, ये सब इसमें आ जाएंगे। ये 4 अंतर, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश संश्लेषण करेगा? नहीं करेगा। इसमें पर्णहरिम है? इसमें नहीं है। ये स्वपोषी है, ये विषमपोषी है। ये अपना भोजन खुद बनाएगा, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहेगा। इसमें एक ही ये पोषण स्तर प्रदर्शित करता है, ये एक से अधिक पोषण स्तर प्रदर्शित करता है। वो एक ही प्रकार के होते हैं, ये अधिक प्रकार के होते हैं। हरे पौधे उसमें आ जाएंगे, बाकी जो जंतु वंतु हैं ये इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो कह रहा है मानव हृदय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र की सहायता, अनुप्रस्थ काट की सहायता से मानव हृदय का नामांकित चित्र के संरचना का वर्णन करना है। तो देखो देखो अब याद रखना,
मानव का जो हृदय होता है वो होता है 4 कोष्ठी। क्या होता है? 4 कोष्ठी। एक ये है, इसमें पहले तो ये जान लो, 4 कोष्ठी छोड़ो, पहले तो हम देखते हैं ये रह जाओ भाई, ये देखो ऊपर का जो है इसे कहेंगे अलिंद। क्या कहेंगे? अलिंद। नीचे का जो है उसे कहेंगे निलय। अगर मैं इसी में 4 कोष्ठक बना दूं तो ये देखो, ये है एट्रियम, यानी ये देखो सबके नाम अलग हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? ये दाया है ना, तो ये हो जाएगा दाया अलिंद, और ये हो जाएगा बाया अलिंद, ये हो जाएगा बाया निलय, और ये हो जाएगा दाया निलय। ये हो गया। अब देखो याद रखना, यहां हृदय से जो, ये तुम लोग याद रखना, एक हृदय से जो भी धमनी रहेगी यहाँ रक्त लेकर आई रहेगी। ये मान लो क्या है? रक्त लेकर आई है, ये ऐसे रक्त लेकर आई, ये रक्त लेकर आई है तो ये यहाँ दे देती है रक्त इसको। एक मिनट में बना देता हूँ अच्छे से, समझना, आप लोग भी ड्रा कर लीजिएगा। देखिए, हाँ मैं बड़ा वाला इधर देखिए, थोड़ा मोटा कर लूं। ये क्या है? ये है हृदय का स्ट्रक्चर। एक हृदय लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा है? रुको थोड़ा लंबा कर दूं, तब हो सकता है लगेगा। ये क्या है? ये है हृदय का स्ट्रक्चर। ये ठीक है। अरे पता नहीं कैसे बनता है, ये नहीं लग रहा है हृदय। चलो नहीं लगेगा तब भी है, यही हृदय है। अब ये देखो इसके 4 चैम्बर, मैं 4 चैम्बर बना दिया। अब देखो होता क्या है, मान लो यहां से आया है रक्त, इधर आ रहा है। एक ये क्या है? रक्त आ रहा है, ये इधर आता है, यहाँ आएगा, और यहाँ पर लगा रहता है ऐसे एक वाल्व। ये है एक वाल्व, इसमें से रक्त इधर आ गया। ठीक। अब यहीं से रक्त जाने भी लगता है, यानी यहाँ से मान लो ये रक्त जाने भी लगा है। ये देखो यहाँ पर भी एक वाल्व लगा रहता है, यहाँ से रक्त जाएगा। ठीक। अच्छा, फिर यहां से ये रक्त अपना जहां भी जाने वाला है गया, फिर यहाँ से फिर आ गया, ये यहाँ से रक्त आ गया अंदर की तरफ, फिर इधर से यहाँ जाएगा, यहाँ फिर एक वाल्व लगा रहेगा, ट्राई कैप्सिड वाल्व, और यहाँ से फिर बाहर गया, ये बाहर, और यहाँ भी वाल्व लगा रहेगा। तो देखो अब होता क्या है, यहाँ से रक्त अंदर की तरफ आया, अभी इधर से घूमकर इधर गया, यहाँ से घूमकर इधर गया। नाम सबका पता है। ये है इसका बायां भाग, वो है दायां भाग। बाएं भाग में ही ये देखो क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये है राइट एट्रियम, और ये है लेफ्ट एट्रियम। तो अब होता क्या है, जो रक्त को ले आ रहा है, यानी जो क्या करेगा, रक्त भेजेगा कहाँ? हृदय की तरफ। रक्त यहाँ है हृदय। एक जो भी रक्त को हृदय की ओर लेकर आएगा उसे कहेंगे सीरा, उसे क्या कहेंगे? सीरा। और जो हृदय को रक्त दूसरी जगह ले जाएगा उसे कहेंगे धमनी। एक जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में है वो शुद्ध रक्त, जिसमें नहीं है वो अशुद्ध रक्त। तो इसका जो दायां भाग होता है उसमें अशुद्ध रक्त रहता है, बाएं भाग में शुद्ध रक्त। अच्छा देखो, अंगों, हृदय के किस भाग से अंगों में शुद्ध रक्त जाता है? तो लेफ्ट, यानी बायां निलय। और किसमें, हृदय के किस अंग में शुद्ध रक्त आता है? तो वो होता है दाया अलिंद, नहीं बाया अलिंद। बाया अलिंद में शुद्ध रक्त आता है, और अंगों में कहां से जाता है? तो इधर से, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखो मैं स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ। अब ये बढ़िया से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। फिर जो मैं बताया था वो ऐसे ही बता रहा था, तो एकदम किताब वाला स्ट्रक्चर लो देखो। एक ये पर देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो फुफ्फुस सिरा दिखाई दे रहा है, ये फुफ्फुस, मैं क्या कहा था? हृदय की ओर रक्त लेकर आएगा, सिरा कहेंगे। तो सिरा, ये फुफ्फुस सिरा रक्त लेकर आया। रक्त लेकर आया किसमें? तो ये क्या है? ये है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में लेकर आया। अब लेफ्ट एट्रियम देखो एक वाल्व द्वारा उसको कहां भेज दे रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां भेज दे रहा है? बायां निलय में। तो ये किस में आया था? बायां अलिंद में लेकर आया था, कहां भेज दिया? बायां निलय। अब बायां नीले उसको घुमाकर देखो ऊपर की तरफ भेज दे रहा है। ये एक पतली नलिका से इधर बाहर महाधमनी में, देख रहे हो महाधमनी में बाहर निकल जा रहा है। ये उसको भेज दिया महाधमनी में। महाधमनी से हो जाएगा अंग में, यूज हो जाएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, CO2 बनेगा। अब वहां से आएगा और कहाँ आता है? तो वो आता है महाशिरा में। कहा? महाशिरा में।
महाशिरा से देखो वो किस में आ रहा है, तो ये कौन सा पार्ट है, ये है दायां अलिंद। क्या है, दायां अलिंद। दायां अलिंद फिर भेजेगा उसको बायां निलय में, और बायां निलय अब उसको भेजेगा फेफड़ा में, जाओ शुद्ध हो जाओ, तो फेफड़ा में जाएगा, शुद्धिकरण होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये थे सभी क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है ये देखो, अथवा देखो ये क्या कह रहा है, मानव हृदय के अनुप्रस्थ काट का संरचना बताओ। क्या कह रहा है, मानव हृदय के अनुप्रस्थ काट का संरचना, या कह रहा है मादा मतलब मानव मादा का, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। चलो चित्र मैं बना दे रहा हूं, ये हृदय तो हो गया ना, दोहरा निषेचन पूछेगा क्या है, तो वो सब जब आएगा सब तो बताऊंगा। ये है मानव मादा हृदय मतलब मादा जनन तंत्र। क्या है, मादा जनन तंत्र। अच्छा, मादा जनन तंत्र में जो मुख्य अंग होता है वो होता है अंडाशय। कौन होता है, अंडाशय। ये क्या करता है, तो ये करता है अंडाणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण। इसके साथ साथ तो एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन। क्या, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण कौन करवाता है, ये करवाता है अंडाशय। दो अंडाशय रहते हैं, बारी बारी से दोनों अंडाणु का निर्माण करेंगे, 28 दिन ये करेगा, 28 दिन वो करेगा। तो एक अंडाशय वहां है, एक अंडाशय यहाँ है, जोड़े में रहते हैं अंडाशय। अंडाशय जुड़ा रहता है एक देखो मुड़ी हुई नलिका से, इसको कहते हैं अंडवाहिनी, या इसी को कहते हैं फलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं, दोनों तरफ से इसे पकड़ा हुआ है, तो इसको जो पकड़ा हुआ है इसको क्या कहेंगे, अंडवाहिनी या फलोपियन ट्यूब। इसी में जैसे ये अंडाणु बन गया अंडाशय में, अंडाणु अंडाशय में बनते मान ये जाता है अंडवाहिनी में, और यहीं बैठ के जो होता रहता है कि आओ शुक्राणु आओ। जब शुक्राणु जाता है तो मिल के नया युग्मनज बना देता है, तो इधर शुक्राणु जाएगा। तो देखो अंडवाहिनी क्या करेगा, निषेचन के लिए स्थान प्रदान करता है, शुक्राणु को अंडाणु को पोषण प्रदान करेगा, गति करवाएगा। अब उसका लेकर आया ये देखो, ये नाशपाती के आकार का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं गर्भाशय यानी कि यूटेरस। रुक जाओ भाई, मेरा पेनिया खो गया, भाई तो गड़बड़ हो गया, मेरा पेन। चलो मिल गया, अरे बाप रे, मेरा पेन गिर गया था, पता नहीं कहाँ चला गया था। तो चलो, क्या है, गर्भाशय। गर्भाशय शिशु का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में। गर्भाशय का काम क्या है, भ्रूण का विकास करना। क्या, भ्रूण का विकास करना, ठीक। और मासिक चक्र में सहायक होता है। गर्भाशय का ही निचला भाग क्या कहलाता है, ग्रीवा। ये ग्रीवा यहाँ शुक्राणु को जाने के लिए समझ लो गेट है यही, ठीक। और नीचे का भाग ये वेजाइना कहलाता है, योनि। ये क्या करता है, शुक्राणु यही छोड़ दिए जाते हैं, जैसे ही पेनिस यहाँ आता है तो सभी शुक्राणु इधर छोड़ दिए जाएंगे। अब शुक्राणु जाएंगे, कुछ सीधे जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे। उधर अंडाणु बना है, इधर जो शुक्राणु जाएंगे व्यर्थ हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो रेस लगेगा उन सब में, जो सबसे पहले जाएगा वही निषेचन करेगा। ये है मादा जनन तंत्र। अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो सर्च कीजिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बाय बायोकेमिस्ट्री। 18-20 मिनट का वीडियो होगा मेरा, आराम से देखिएगा। तो ये कोई दिक्कत नहीं। तो ये था टोटल। देखिए आप लोग घबराइएगा मत, एक मिनट जरा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्या पीडीएफ, तो इस जो भी ये वो है इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। 88, मुझको मेरा नंबर वही नहीं याद है, ठीक। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, 88 53 56 58 72। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत भाई इतने में। तो चलिए, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।